हाय गाइज, वेलकम बैक टू फैंडर एकेडमी। दोस्तों, काफ़ी कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स भी करवा दीजिए, ज्योग्राफी भी करवा दीजिए, जीएस के कुछ सब्जेक्ट्स जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने कहा था कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी, हिस्ट्री तो खुद से किया जा सकता है, इतना कुछ उसमें डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो उसके कंसेप्ट जो है क्लियर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर इकोनॉमिक्स आपने एक बार पढ़ लिया और अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ अगर आपने पढ़ लिया तो काफ़ी अच्छा हो जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन टैकल करना काफ़ी आसान हो जाता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो होते हैं आपके कंसेप्ट के बेस। अगर आपके इकोनॉमिक्स कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ही आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। अगर आपके इकोनॉमिक के कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं है तो फिर आप गए काम से। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे सब्जेक्ट जो है किसी भी एग्जाम में है। तो आज हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। एक कंप्लीट कोर्स होगा, फ्री कोर्स होगा, जैसे हम हिस्ट्री ऑप्शनल कवर कर रहे हो वैसे ही। और हमारी जो टारगेट जो ऑडियंस है ना, वो क्या होगी, तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर पढ़ाई कर रहे हो, दैट डजेंट मैटर कि आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो वाले स्टूडेंट जो है मेन टारगेट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी एग्जाम के लिए ये कोर्स नहीं है, बिल्कुल है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर पढ़ाई कर रहे हो और वहाँ पे अगर इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, तो मैंने ये कोर्स इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है कि आप किसी भी एग्जाम की अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप इन कोर्सेज को देख के एग्जाम आराम से, मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आप क्वेश्चन जो है आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। और इकोनॉमिक्स ऐसा टॉपिक है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बाकी तो हो ही जाएगा। क्योंकि बाकी तो फिर आपको करंट बेस जो होता है, जैसे बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे, तो इसको ही आपको करना है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपका बेस क्लियर है तो फिर वो हो जाएगा। ठीक है, तो आपके जो सिविल सर्विस वाले हैं, इनका प्रीलिम्स तो यहाँ से पूरा हो जाएगा और मेंस के लिए बेस बन जाएगा। मेंस के ऊपर एक अलग से कोर्स आएगा सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ कि मेंस के कुछ जो टॉपिक्स होते हैं ना, उसके ऊपर अलग से हमारा कोर्स आने वाला है मेंस के टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, 7 से 8 टॉपिक से, मतलब GS3 के ऊपर ही अलग से कोर्स आएगा। GS1, GS2, GS3, GS4, सारे मेंस के जो टॉपिक्स है वो हम अलग अलग से कर लेंगे, जब जैसे जैसे हमें वक्त मिलेगा वैसे वैसे। ठीक है, उसके बाद जो EPFO की एग्जाम अभी इस साल हुई थी, अगले साल भी हो सकती है, CAPF की एग्जाम होती है, CDS की एग्जाम होती है, NDA की एग्जाम होती है। जहाँ भी इकोनॉमिक्स है, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स जो एक तरीके से पैनासिया का काम कर सकता है। मतलब कि सब सारी तरीके की गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये कोर्स मैंने स्ट्रक्चर ऐसे किया है कि सब लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। उसके बाद स्टेट PSC होती है, जैसे कि महाराष्ट्र की पब्लिक सर्विस कमीशन है, MPSC। उसके बाद यूपी की UPSC है, बिहार की BPSC, वेस्ट बंगाल, गुजरात, तो जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी जो आपकी जो स्टेट जो सिविल सर्विस होती है, स्टेट PSC, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उनके भी जो स्टूडेंट्स है, एस्पिरेंट्स है, वो इस कोर्स को देख सकते हैं आराम से, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो बदलने वाला ही नहीं। उसके बाद जो अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स है, जैसे कि रेलवे हो गया, वहाँ पे भी इकोनॉमिक्स होता है, बैंकिंग में भी इकोनॉमिक्स होता है और SSC में भी इकोनॉमिक्स होता है। तो वहाँ पे भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे और टोटल जितने भी इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको कुछ दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद ग्रुप C और ग्रुप D की एग्जाम्स होती है, वहाँ पे भी इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपका इकोनॉमिक्स कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके अलावा जो एकेडमिक्स के स्टूडेंट जो होते हैं, एकेडमिक्स मतलब कि जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि 11th 12th या फिर उसके बाद भी ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो हर तरीके के स्टूडेंट्स के लिए ये जो कोर्सेज है वो इम्पोर्टेंट है। और फिर जो नॉर्मल जो लोग होते हैं, जो कॉमन मैन है, अगर वो इकोनॉमिक्स को जानना चाहता है, ठीक है, देश की GDP क्या होती है, GNP क्या होती है, क्या होता है इन्फ्लेशन, क्या होती है बेरोजगारी, क्या होती है पॉवर्टी, तो उन सब के लिए ये जो कोर्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है होने वाला है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि हमें इनमें इन सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है, क्या हमें पढ़ना है इस सब्जेक्ट में। तो देखो, इकोनॉमिक्स जो है ना, एक ऐसा टॉपिक है जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी डिमांड करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी जो आपकी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स आपको लगता तो आपको समझ में आ गया, लेकिन जब आप क्वेश्चन को देखते हो ना तो आप ब्लैंक हो जाते हो। हाँ, तो मैंने क्या किया, इकोनॉमिक्स को कुछ पिलर्स में डिवाइड किया। अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैंने पिलर्स में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि थोड़ा पढ़ने में आसान हो जाता है। और मतलब लिंक, देखो सबसे पहले क्या होता है, हमें लिंक वाइज या फिर टॉपिक वाइज हमें पढ़ना है, ताकि क्योंकि हर सब्जेक्ट जो है या फिर हर टॉपिक जो एक दूसरे से लिंक होता है। तो यहाँ पे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, उसको हमें पहले पढ़ना है। उसके बाद हमें GDP के बारे में पढ़ना है, फिर इन्फ्लेशन, फिर एम्प्लॉयमेंट, फिर पॉवर्टी, और इनके बाद फिर आपको बैंकिंग सिस्टम, मनी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो मैंने क्या किया, इकोनॉमिक्स के जो सारे सब्जेक्ट है, सॉरी टॉपिक्स है, इनको इस तरीके से डिवाइड किया है कि हम इन्हें कैटेगराइज करके, सिंप्लीफाइड करके पढ़ सकते हैं, सोफिस्टिकेटेड वे में हम पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है
उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए कोर्स हेल्पफुल हो जाएगा, और इसलिए मैंने इस तरीके से कोर्स को कैटेगराइज किया है। और इन पिलर्स के बेसिस पे हम कोर्स को देखेंगे, तो हमें पढ़ने में भी आसानी हो जाती है, और समझने में भी। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हमारा सबसे पहला पिलर जो होगा इकोनॉमिक्स का, ये पिलर्स है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने मतलब पढ़ाने का तरीका कुछ होता है अपना, हर किसी का अलग अलग, तो मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले पिलर 1 जो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे जीडीपी। अभी बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब क्या है, तो जिसमें इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या है इकोनॉमी, क्या है इकोनॉमिक्स। उसके बाद आपके सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। प्लान इकोनॉमी मतलब सोशलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी क्या होता है, ये सब हम बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में देखेंगे। फिर जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम क्या होता है, वगैरह वगैरह। फिर इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। फिर पिलर 2 पे हम आएंगे, फिर उसमें मनी, बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, फिनांस एंड इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम इन पिलर्स को देखेंगे ना, मैं सिविल सर्विसेज के लिए ये बात बोल रहा हूँ, तो जो पिलर्स हम पिलर बाय पिलर हम जब देखेंगे, तो इसके अंदर जितने भी मेंस के टॉपिक कवर हो जाएंगे, मतलब कवर होने वाले हैं, जिनका बेस ये बनाता है, वो मैं आपको बताता चलूंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि ठीक है, मेंस के इतने टॉपिक्स का बेस यहाँ पे आपका बन रहा है। ओके, फिर पिलर 3 जो है यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी के बारे में देखेंगे, जो गवर्नमेंट के द्वारा लागू की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई की होती है, बैंकिंग सिस्टम की, लेकिन फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट की होती है। फिर टैक्सेशन और बजट के बारे में देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे भी यहाँ पे आ जाता है, करंट को हम इसके साथ मतलब अपडेट करते रहेंगे। फिर पिलर 4 जो आपका बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, एक्सटर्नल ट्रेड, आपका इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे डब्ल्यूटीओ वगैरह होगा, इन सबको हम देख लेंगे। मतलब एक्सटर्नल सेक्टर पिलर 4 में मैंने रखा है। और पिलर 5 जो है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सिविल सर्विस के वाले। बाकी जो एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स हैं ना सिविल सर्विस के अलावा, वो इस पिलर को इग्नोर कर सकते हैं, इतना उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो 4 पिलर्स बाकी सारे एग्जाम के लिए, और 5th पिलर सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है सिविल सर्विस के लिए। ठीक है, मतलब आईएएस की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये तो हमने देख लिया कि हमने सब्जेक्ट को किस तरीके से मैंने कैटेगराइज किया है। अभी हमें सबसे पहले तो पिलर 1 को हम इलेबोरेट, क्योंकि आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो फर्स्ट जो पिलर है। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। अभी डिटेल में देखेंगे कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को देखेंगे हम, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को देखेंगे, जीडीपी को देखेंगे, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के बारे में। अभी इसमें हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स से। आज हम बस इतना कवर करेंगे, फिर कल हमारा आएगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे ओपन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, और फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वगैरह क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। ये फिर हम 1 बाय 1 देखते जाएंगे। फिर जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, प्लानिंग कमीशन वगैरह, और नीति आयोग क्यों आया, क्यों प्लानिंग कमीशन को जो है मतलब सब रिप्लेस किया गया नीति आयोग के द्वारा। फिर इन्फ्लेशन और उसके टाइप्स क्या होते हैं, WPI, CPI, इन्फ्लेशन कैसे काउंट होती है, बेरोजगारी क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का रेशियो, पॉवर्टी क्या है, इसके लिए जो कमिटीज आई थी वो हम सब कुछ डिटेल में कवर करने वाले। एक तरीके से होलिस्टिक कोर्स रहेगा, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स रहेगा, जो कि सारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको क्या करना है, और हाँ, जैसे कि कुछ लोग कह रहे थे कि ज्योग्राफी भी करवा दीजिए, तो ज्योग्राफी भी हम करेंगे, धीरे धीरे सब करने वाले हैं हम। एग्रीकल्चर को भी हम देख लेंगे प्रीलिम्स होने से पहले कुछ। अच्छा, तो मुझे आप एक बात, एक सवाल है मेरा, मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आप में से कितने लोग ऐसे जो इस साल 2022 का जो अटेम्प्ट है वो देने वाले हैं सिविल सर्विस का। बस ये कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं इस साल देने वाला हूँ 2022 में। उस हिसाब से हम कोर्सेज को जो है रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, और हमारे लेक्चर की फ्रिक्वेंसी जो है वो भी बढ़ा सकते हैं, ऑप्शनल की भी और बाकी कोर्सेज की भी। ठीक है, तो बस इतना करना है कि इस साल जो देने वाले, मतलब आप कब अटेम्प्ट देना चाहते हो वो मुझे बता देना। जितने भी लोग वीडियो देखेंगे वो बता देना, कमेंट कर देना कि आप इस साल देने वाले हो, अगले साल देने वाले हो, 2022, 23, 24, आप सब कुछ बता देना। ओके, मतलब बस इतना बताना है कि कब देने वाले हो। तो ये था हमारा जो हम पढ़ने वाले हैं पिलर 1 के अंदर डिटेल में। अभी देखो मेंस के टॉपिक कौन से आएंगे, जैसे कि मैंने बोला था कि ये सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए हो गया, शायद कुछ इशू हो गया। ठीक है, तो जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो पढ़ाई करते हैं ना, बस उनके लिए जो है ना ये मेंस के टॉपिक है। तो ये जो पिलर 1 है हमारा, इसमें मेंस के कौन से टॉपिक का बेसिक होने वाला है, बेस होने वाला है। ठीक है, तो वो देखेंगे। ये मेंस के सारे टॉपिक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे GS 1 में, लेकिन सॉरी GS 3 में, जब उसके ऊपर कोर्स लाएंगे तब, वो प्रीलिम्स के बाद होगा। लेकिन मेंस के कौन से टॉपिक का बेस आपका यहाँ पे इस फर्स्ट पिलर में कवर होगा। तो सबसे पहले तो आपका जो टॉपिक 1 है, इंडियन इकोनॉमी और इससे रिलेटेड इश्यूज, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट।
उसके बाद इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन क्या था, 1991 में हुआ था ना एक लिबरलाइजेशन वगैरह। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या चेंजेस आए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ किस तरह से हुई, फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसमें क्या इश्यूज है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट वगैरह, मतलब एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, लैंड रिफॉर्म्स, फिर मेजर क्रॉप्स, ये थोड़ा मतलब जोग्राफी प्लस एग्रीकल्चर वाला टॉपिक हो जाता है, प्लस इकोनॉमिक्स। हमें आपको ये टॉपिक जो है ना वैसे जोग्राफी के एनसीईआरटी में मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट इंडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज क्या होते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इन सब का बेस आपका यहाँ पे बनने वाला है इस कोर्स के थ्रू, मतलब इस पिलर के अंदर। बाकी तो ये टॉपिक्स हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मेंस के टॉपिक है। मेंस का सिलेबस जो है आपको मतलब रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए, ताकि आप जब करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपका क्लियर होगा सब, मतलब आपको पता होगा कि ये क्या ये टॉपिक सिलेबस से रिलेटेड है या नहीं है। तो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है, तो तीन तरीके की जो ग्लोबल रिकॉग्नाइज इकोनॉमीज है, जैसे कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स। उसके बाद सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। और हमें टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखना है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जैसे पब्लिक सेक्टर हो गया, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। तो अभी प्राइवेट सेक्टर मतलब काफ़ी ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा प्राइवेटाइज कर रही है चीज़ों को। तो ये क्या होता है, क्यों किया जाता है, सब हम इस सेक्टर के अंदर देखेंगे। तो आज हम बस इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का, कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। अभी देखिए, इकोनॉमिक्स जो है ना, ये एज ए सेपरेट फील्ड कभी थी ही नहीं, मतलब एंशियंट टाइम में नहीं थी और मिडिवल टाइम में भी नहीं थी। लगभग 18th सेंचुरी तक, जब आपका 1776 में एडम स्मिथ आया और एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उसके पहले इकोनॉमिक्स तो थी। इकोनॉमिक्स तो जब से मतलब ह्यूमन लाइफ स्टार्ट हुई है, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई तब से है। लेकिन इकोनॉमिक्स एक स्पेशल सेपरेट फील्ड जो है ना, वैसे नहीं थी, कभी भी नहीं थी। जैसे पॉलिटी थी, सोसाइटी थी, तो ऐसे इसके ऊपर कोई सेपरेटली कुछ मतलब बुक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये जो है ना, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये फर्स्ट बुक मानी जाती है इकोनॉमिक्स के ऊपर, जो कि लिखी थी एडम स्मिथ ने, और इसीलिए इसको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। लेकिन इसके पहले इसका मतलब नहीं था कि इकोनॉमिक्स नहीं थी, इकोनॉमिक्स तो थी। और काफ़ी ज़्यादा जो आपके फिलोसोफर्स थे, वो उन्होंने कोशिश की थी इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करने की, लेकिन ज़्यादातर जो फोकस होता था वो फिलोसॉफीज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, ओके, इन सारी पॉलिटिकल थेरीज के ऊपर ही होता था। तो सोक्रेटिस, प्लेटो जैसे या फिर एरिस्टोटली जैसे कुछ फिलोसोफर थे जिन्होंने प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर उसके बाद इंडिया में अगर हम बात करें तो आपके जो कौटिल्य थे, तो चाणक्य जी ने कहा जाता है, तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ अपने जो अर्थशास्त्र बुक है उसमें इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस किया है कि राजा की अर्थव्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए। तो लेकिन एज ए सेपरेट फील्ड, एक सेपरेट ब्रांच, एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पे इकोनॉमिक्स को कभी देखा ही नहीं गया, जब तक कि एडम स्मिथ ने ये बुक नहीं लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये फर्स्ट बुक थी, ऐसा माना जाता है। वो 1776 में आई थी, इसके पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। ओके, तो अभी क्या था देखो, आपको पता है 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था दुनिया में, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है क्या बोल सकते हैं ग्रेट डिप्रेशन को, मंदी आई थी, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। तो यहाँ पे जब ग्रेट डिप्रेशन आया था आपका 1929 में, तो इससे पहले ऐसा माना जाता था कि मतलब कोई रोल ही नहीं था सरकार का, मतलब सरकारी थी कहाँ, सारी कॉलोनीज थी। सिर्फ एक अगर यूएसए को छोड़ दे या फिर यूके को छोड़ दे तो बाकी सारी तो दुनिया कॉलोनाइज थी, तो कोई सरकार नहीं थी, तो फिर सरकार का रोल था ही नहीं। लेकिन इकोनॉमिक्स तो थी ना, लेकिन इकोनॉमिक्स को एज ए सेपरेट फील्ड नहीं देखा जाता था। लेकिन जब 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया, तो उसके पहले जो मतलब विचारधारा थी कि 1929 के पहले की इकोनॉमिक्स जो है, मतलब उसको ऐसे सरकार की ज़रूरत नहीं या फिर रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं, वो डिमांड एंड सप्लाई की जो थ्योरी है उसके बेसिस पे चलती है, ऐसा माना जाता था। मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी थी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे इकोनॉमिक्स जो है, मतलब इकोनॉमी में सब कुछ चलता था। बस जो इंडस्ट्रीज थे वो देखते थे एक डिमांड एंड सप्लाई क्या है, बस उस हिसाब से होता था। कोई सरकार नहीं थी, कोई रेगुलेशन नहीं था, कुछ नहीं था। जैसे कि 1929 के बाद में जो सब कुछ हुआ है, इसमें जो मेन रोल है वो आपके जॉन मेनार्ड केन्स का है। और फिर उसके बाद दो जो इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस है, जैसे माइक्रो और मैक्रो, ये भी इवॉल्व हुई है 1929 के बाद में। तो 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, उसके पहले ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन 1929 के बाद में ज़रूरत महसूस हुई और जॉन मेनार्ड केन्स जैसे कुछ साइंटिस्ट आए, सॉरी कुछ कुछ इकोनॉमिस्ट आए, इन्होंने कुछ बुक्स लिखे, जैसे कि द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो इस जो बुक है ना, इसको वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड इन्फ्लुएंशियल बुक माना जाता है 20th सेंचुरी की। क्यों? क्योंकि इस बुक के बाद मतलब ये जो इकोनॉमिक्स है, इसके बाद इकोनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंजेस आए और इकोनॉमिक्स में दो ब्रांचेस इमर्ज आई, एक आई माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। और इसने दुनिया को बता दिया कि नहीं, जो एडम स्मिथ कहता था ना, एडम स्मिथ भी कहता था और बाकी दुनिया का भी ऐसा मानना था कि इकोनॉमिक्स जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे चलती है।
और जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है वो अपने अगर इंटरेस्ट को अगर अच्छे से संभाल पाता है तो वो फिर मार्केट में किसी के मतलब एक हिडन हैंड, इनका कहना था कि मार्केट में एक हिडन हैंड होता है, एक हिडन हैंड, तो सरकार की जरूरत नहीं है, सब अपने आप मार्केट में चलता रहेगा और मार्केट मतलब कभी गिरेगा नहीं। एडम स्मिथ का ऐसा कहना था, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई, अगर बेचने वाला खुद की इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है और खरीदने वाला भी अगर खुद के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है तो दोनों अपने मतलब के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो फिर दोनों अगर दोनों खुद का नुकसान तो होने नहीं देंगे, अगर दोनों खुद का नुकसान नहीं होने देंगे तो फिर तो बढ़िया है, इकोनॉमिक्स को किसी के रेगुलेशन की जरूरत ही नहीं है, तो सरकार का रोल ही नहीं था। लेकिन जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, दुनिया में मंदी छा गई, तो फिर मतलब बड़ी बड़ी इकोनॉमी जैसे कि आपका यूके, फ्रांस, ये मतलब ढह गए एक तरीके से, तो फिर दुनिया को महसूस हुई कि नहीं, सरकार का रोल जो होना चाहिए, और ये हिडन हैंड वाला कंसेप्ट जो था जो एडम स्मिथ ने दिया था ये बकवास है, ये उनको समझ में आ गया। और फिर आपका इकोनॉमिक्स एज ए डिसिप्लिन, एज ए सेपरेट ब्रांच पढ़ाई उसकी स्टार्ट हुई, और इसमें सबसे मेन रोल था जॉन मेनार्ड केन्स का, और रॉबिन्सन वगैरह कुछ इकोनॉमिक्स थे उनका भी। तो एक सेपरेट ब्रांच है मैक्रो और माइक्रो, और अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, तो फिर जॉन मेनार्ड केन्स है, क्योंकि उससे पहले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स चलता था ना। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, देखो दो चीजें है ना यहाँ पे, एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स चलता था पहले, जैसे कि मैंने बोला ना अभी 1929 से पहले ऐसा माना जाता था कि डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे सब चलेगा, जो अपने अपने इंटरेस्ट जो है दोनों देख लेंगे, जो बेचने वाला है जो खरीदने वाला है। तो इसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जहाँ पे बस इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाता है, इंडिविजुअल मार्केट के ऊपर फोकस किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। और जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाते हैं तो फिर इकोनॉमी अच्छे से चलने वाली है, ऐसा माना जाता था। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स था, ये 1920 के पहले चलता था। लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स आया, जब आपके जॉन मेनार्ड केन आए ना, फिर उन्होंने काफ़ी कुछ समझाया, और इनका 1990 का जो युद्ध था, वॉर था, इसमें भी काफ़ी रोल था, मतलब पीस, शांति लाने में। तो फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच जो है वो इमर्ज हुई। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, देखो इसके वर्ड जो है ना, इसमें इसका मीनिंग है, माइक्रो मतलब स्मॉल और मैक्रो मतलब लार्ज। तो माइक्रो मतलब जिसमें इंडिविजुअल प्लेयर्स के ऊपर फोकस किया जाएगा, वो खुद का प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। इसमें डिमांड एंड सप्लाई, प्रॉफिट, प्राइस और ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस होता है। लेकिन जब मैक्रो की बात आती है ना, तो इसमें नेशनल इनकम को देखा जाता है, पॉवर्टी देखी जाती है, एम्प्लॉयमेंट देखी जाती है, इन्फ्लेशन देखी जाती है। तो ये सब यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ पे सिर्फ प्राइस देखा जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई देखा जाएगा। तो ये 1929 के पहले था। लेकिन अभी क्या है, अभी मैक्रो के ऊपर भी फोकस किया जाता है, अभी इस पॉइंट का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो 8 to 12 की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। लेकिन यहाँ पे आपको 12th की जो माइक्रो वाला जो पार्ट है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको 8 की एनसीईआरटी पढ़नी है, 9 की एनसीईआरटी, 10th की, और 12th का जो सिर्फ मैक्रो वाला पार्ट है ना, मैक्रो सेकंड पार्ट, वही आपको पढ़ना है। तो माइक्रो वाले एनसीईआरटी को आपको नहीं पढ़ना है। और हाँ, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए एग्जाम के लिए, तो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको प्रीलिम्स के लिए क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, मेंस के लिए क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए। ओके, सो हमने ये देखा इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी। ओके, सो कमेंट में आपको बताना है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। अगर आप अगर बता सकते हो, अगर आपको पढ़ा है, वह आपने पढ़ा है, पता है आपको, तो बताओ। और हाँ, एक और बात मैं बताना चाहता था, आपने अगर रमेश सिंह पढ़ी है तो रमेश सिंह में फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन जहाँ पे स्टार्ट होता था, वहाँ पे इकोनॉमिक्स को एज ए फील्ड साइंस कहा गया। अभी ऐसा क्यों, बहुत सारे लोग रमेश सिंह पढ़ेंगे तो उनको एक कन्फ्यूजन होगा कि इसे फील्ड साइंस क्यों कहा गया है। तो देखो होता क्या है, इकोनॉमिक्स जो है ना, ये कॉजेज तो बता पाता है, लेकिन इकोनॉमी जो है ना, इसमें क्या होने वाला है ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया, तो कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा ये किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। अचानक से आपके सैनिटाइजर के भाव बढ़ गए, तो इकोनॉमिक्स को प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल है। 1929 का डिप्रेशन हो या फिर ठीक है, तब तो इतना ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया जाता था, फ्री मार्केट इकोनॉमी चलती थी। लेकिन 2008 जो है, 2008 में जब फिर से एक बार मंदी आई थी, फिर से एक बार डिप्रेशन आया था, तो उसे भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। तो इसीलिए कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स जो एक फील्ड साइंस है, क्योंकि साइंस तो मतलब एक्यूरेट बता देता है कि क्या होने वाला है। अगर साइंटिस्ट ने बोल दिया कि कल बारिश होने वाली, तो बारिश होती है। तो साइंस तो एक्यूरेट है, लेकिन इकोनॉमिक्स जो है ना, वो एक्यूरेट नहीं है। हम हाँ, वो होने के बाद बता सकते हैं उसके कॉजेस क्या है, उसके कारण क्या है, लेकिन हम पहले प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। और इसीलिए आपको रमेश सिंह जब आप पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे बोला गया इसे एज ए फील्ड साइंस या फिर एज ए डिसमल साइंस भी कहा गया है। और एक और बात याद रखना, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते क्या है, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और
मतलब प्राइस के बारे में। तो किसी भी चीज़, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइस के बारे में, इन 3 चीज़ों के बारे में इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के। और यही इकोनॉमी है। इकोनॉमी क्या है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। आप कुछ भी कर लो, आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते ही हो किसी भी तरीके से। आप सपोज यहाँ से कहीं बाहर निकले जाने के लिए, तो आप सपोज आप ट्रेन में जा रहे हो या बस में जा रहे हो या फिर किसी भी तरीके से, तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट तो करते हो ना। तो इकोनॉमी क्या है? तो इकोनॉमी की अगर डेफिनेशन आपको पूछ जाए, तो इकोनॉमी इज नथिंग बट एक तरीके का एक मतलब सोशल साइंस है, या मतलब आप बोल सकते हो कि एक तरीके के मतलब साइंस है जो कि आपके डेली लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तो मतलब काफ़ी डेफिनेशन जो है आप अपने हिसाब से बना सकते हो, इतना ज़्यादा ज़रूरी वो नहीं है। बस हमें बेस पता होना चाहिए माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हम हमारे जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, उसके बाद जो 3 तरह की इकोनॉमिक्स होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक क्या फीचर्स है वो भी हम देखेंगे। फिर मतलब इसके जो ओनरशिप के बेसिस पे जो टाइप्स है उसको भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा। बस आपको ये बताना है कि इस साल कौन कौन एग्ज़ाम देने वाला है और कौन कौन किस साल एग्ज़ाम जो है वो देने वाला है। बस हमें बस इतना मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता देना, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर डिस्कशन।